जरा सोच के देखिए, एक आदमी कोर्ट रूम में खड़ा है। वो जज से कहता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। हाँ, और जज भी स्वाभाविक रूप से पूछेंगे कि भाई कारण क्या है। बिल्कुल। वो पूछेंगे कि क्या धोखा मिला है या कोई घरेलू हिंसा का मामला है। हाँ, या कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। सही कहा। लेकिन वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि नहीं, वो मेरे लिए खाना नहीं बनाती। अरे बाप रे। हाँ, कहता है कि घर की साफ सफाई ठीक से नहीं करती हम्म, और घर के कामों में उसका मन नहीं लगता। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्टैंड अप कॉमेडी का कोई काल्पनिक सीन चल रहा हो। वही तो। ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति ऐसी बातों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालतों तक पहुंच सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह कोई चुटकुला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक वास्तविक कानूनी मामला है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। और पता है, इस तरह के मामले सतह पर भले ही थोड़े हास्यास्पद लगे, लेकिन अगर हम इनकी गहराई में जाएं तो ये हमारी न्याय व्यवस्था और समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। मैं सोचती हूँ कि कोई व्यक्ति फैमिली कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ इसलिए सालों की कानूनी लड़ाई लड़ता है क्योंकि उसकी पत्नी घर का काम नहीं कर रही। हाँ, और ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि हमारे समाज में विवाह को लेकर कितनी अजीबोगरीब धारणाएं आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही बात है। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी यही है। हम इस बात की तह तक जाने वाले हैं कि हमारी अदालतें और कानून घरेलू कामकाज की कमी और कानूनी क्रूरता, जिसे लीगल क्रुएलिटी कहते हैं, उसके बीच कैसे अंतर करते हैं। और इस विश्लेषण के लिए हमने जो स्रोत लिए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, हमने मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के विधिक मंच से प्राप्त जानकारियों को अपना आधार बनाया है। बिल्कुल। इसमें हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला, अधिवक्ता अमन बाजपेयी और अधिवक्ता अविनाश साहू की टिप्पणियों को शामिल किया गया है। तो आज का हमारा मिशन सीधा सा है। हमें ये समझना है कि आखिर किस बिंदु पर एक खराब रिश्ता एक कानूनी अपराध या तलाक का आधार बन जाता है। चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आजकल पारिवारिक विवादों में क्रूरता शब्द का इस्तेमाल बहुत ही हल्के में किया जाने लगा है। हाँ, मतलब किसी को लगता है कि पार्टनर का जोर से बात करना क्रूरता है। बिल्कुल। या किसी को लगता है कि उसकी पसंद का खाना ना बनना क्रूरता है। लेकिन देखिए, अदालतें तो भावनाओं के ज्वार पर नहीं चलती ना। सही बात है। उनके अपने ठोस पैमाने होते हैं। तो उस असल मामले से शुरू करते हैं जिसने इस पूरी कानूनी बहस को एक नई दिशा दी। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला। वही। एक पति ने अदालत में तलाक की अर्जी दी और उसका मुख्य आधार था क्रूरता। जब अदालत ने पूछा कि भाई क्रूरता कैसे हुई, तो उसके तर्क थे कि पत्नी घर का काम ठीक से नहीं करती। अच्छा। वो परिवार के लिए खाना बनाने से साफ मना कर देती है और उसका व्यवहार बहुत रूखा है। अब देखिए, कोई आम इंसान तो यही सोचेगा कि अगर पत्नी घर के काम नहीं कर रही तो पति परेशान तो होगा ही। हाँ, आम राय तो यही बनेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और अदालत की सबसे अहम और तीखी टिप्पणी क्या थी पता है? क्या? उन्होंने कहा कि आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जीवन साथी चुन रहे हैं। वाह, मतलब अदालत का ये एक वाक्य ही अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है। बिल्कुल। अगर हम इस मामले की पृष्ठभूमि को देखें तो पति का ये मानना कि पत्नी द्वारा खाना ना बनाना उसके खिलाफ क्रूरता है, ये साफ दिखाता है कि वह विवाह को एक तरह का सर्विस अग्रीमेंट मानकर चल रहा था। एक सर्विस अग्रीमेंट, सही शब्द पकड़ा आपने। हाँ, मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जहां एक पक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ दूसरे पक्ष को सुख सुविधाएं और सेवाएं देना है। और अदालत ने इस फैसले से उस पुरानी मानसिकता पर सीधा प्रहार किया है। बिल्कुल। जहां शादी को अक्सर बस घर संभालने के लिए एक मुफ्त सेवादार लाने का जरिया मान लिया जाता था। मैं इसे थोड़ा आज के वर्किंग कल्चर के नजरिए से देख रहा था। अच्छा, कैसे? जैसे पति शायद विवाह के इस कॉन्ट्रैक्ट को एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से कंफ्यूज कर रहा था। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति एक कंपनी के को फाउंडर को एक कर्मचारी समझने की भूल कर बैठे। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है ना? अगर आप एक कर्मचारी को काम पर रखते हैं और वो काम नहीं करता तो आप उसे नोटिस देते हैं और निकाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन विवाह में आप किसी को नौकरी पर नहीं रखते। एक जीवन साथी आपका को फाउंडर होता है। हाँ, कंपनी में दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है। वही तो। अगर को फाउंडर किसी दिन काम नहीं कर पा रहा है या कोई ये काम ठीक से नहीं संभाल पा रहा, तो आप सीधे कंपनी तो बंद नहीं कर देते ना। एकदम सही बात है। और ये तुलना बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है कि अदालत विवाह के बुनियादी ढांचे को कैसे देखती है। उनका सीधा सा संदेश है कि विवाह का मूल उद्देश्य किसी से सेवा प्राप्त करना नहीं है,
यह कोई मास्टर और सर्वेंट का रिश्ता नहीं है। बिल्कुल है। जब कोई अदालत में जाकर कहता है कि मुझे सेवाएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो अदालत असल में कह रही है कि आपका नजरिया ही गलत है। बिल्कुल। विवाह का मतलब ही है कि आप सुख दुख और यहाँ तक कि जिम्मेदारियों को भी साझा करें। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। हाँ, बताइए। अगर बर्तन ना धोना या खाना ना बनाना क्रूरता नहीं है, तो फिर कानून की नजर में आखिर क्रूरता है क्या? क्योंकि उस पति के नजरिए से देखें तो उसे तो यही लग रहा होगा कि वो एक ऐसे रिश्ते में फंस गया है जहां उसे कुछ मिल ही नहीं रहा। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो चलिए इसके लिए कानूनी परिभाषा पर चलते हैं। हाँ। हमारे स्रोतों में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी ने इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। उनके अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत क्रूरता तलाक का एक बहुत ही गंभीर आधार है। तलाक का आधार था ही नहीं। अरे वाकई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, इसे 1976 के संशोधन के बाद जोड़ा गया था। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि समाज में ऐसे गंभीर मामले सामने आ रहे थे जहां शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना इतनी ज्यादा थी कि किसी व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ रहना नामुमकिन हो गया था। तो मतलब कानून की नजर में क्रूरता का असली मतलब क्या है? कानून की नजर में क्रूरता का मतलब है ऐसा आचरण जो याचिकाकर्ता के मन में ये डर पैदा करे कि दूसरे पक्ष के साथ रहना उसके जीवन या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या असुरक्षित है। पर थोड़ा रुकिए, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या? अगर हम पारंपरिक भूमिकाओं को देखें, हाँ। जहाँ पति का काम कमाना है, हाँ। और पत्नी का काम घर संभालना है। हाँ। अगर कोई पति बिना किसी बीमारी के जानबूझकर कमाना बंद कर दे, हाँ। तो उसे आर्थिक क्रूरता माना जाता है। बिल्कुल, समाज और कानून दोनों इसे परिवार की अनदेखी मानते हैं। तो अगर कोई पत्नी जानबूझकर, मतलब सिर्फ आलस या पति को परेशान करने के लिए घर का काम करना बंद कर दे, अच्छा, तो उसे कानूनी क्रूरता क्यों नहीं माना जाना चाहिए? क्या ये उस अलिखित समझौते का उल्लंघन नहीं है? देखिए, मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है ना? अगर कोई जानबूझकर अपने पार्टनर को परेशान करने के लिए काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से इससे रिश्ते में दरार आएगी। बिल्कुल आएगी। लेकिन यहीं पर अदालतों का काम शुरू होता है। वो वैवाहिक असंतोष, जिसे हम मैरिटल फ्रिक्शन कहते हैं, और कानूनी क्रूरता के बीच एक बहुत ही गहरी रेखा खींचती हैं। अच्छा, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। अगर कोई खाना नहीं बना रहा है तो ये खराब व्यवहार हो सकता है, ये स्वार्थ हो सकता है, लेकिन क्या ये आपके जीवन या स्वास्थ्य के लिए कोई सीधा खतरा पैदा कर रहा है? नहीं, खतरा तो नहीं है। वही, आप बाहर से खाना मंगा सकते हैं या खुद बना सकते हैं। मतलब अदालत ये कह रही है कि रिश्ता खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रूरता है। एकदम सही समझे आप। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण से ये साफ होता है कि दैनिक जीवन की जो नोकझोंक है या काम न करना है, ये सब शादी की सामान्य टूट-फूट का हिस्सा है, एक वियर एंड टियर है। हाँ, जैसे हर मशीन में वियर एंड टियर होता है, वैसे ही रिश्तों में भी होता है। बिल्कुल। अदालतें मानती हैं कि विवाह में कुछ हद तक सहनशीलता तो होनी ही चाहिए। तो फिर वास्तविक क्रूरता के उदाहरण क्या होंगे जिन्हें अदालत मानती है? जैसे बिना किसी आधार पर पति या उसके परिवार पर झूठे पुलिस केस दर्ज करवा देना, बाप रे, शारीरिक हिंसा करना, या फिर जानबूझकर वैवाहिक संबंधों से इनकार करना। हाँ, ये तो वाकई गंभीर बातें हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो रिश्ते की बुनियादी नींव को ही खत्म कर देती हैं। खाना न बनाना उस श्रेणी में नहीं आता। समझ गया। और कानून जेंडर न्यूट्रल होकर ये देखता है कि क्या इस व्यवहार ने साथ रहने की संभावना को ही खत्म कर दिया है। तो ये समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि अदालत हर छोटी परेशानी को क्रूरता का तमगा नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम इस कानूनी रुख को थोड़ा ब्रॉड नजरिए से देखें, तो ये सिर्फ एक कानून की व्याख्या नहीं लग रही है। तो क्या लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे अदालतें सक्रिय रूप से समाज को एक बड़ा मैसेज दे रही हैं, क्योंकि कानून कभी भी समाज से अलग होकर काम नहीं करता ना। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, और इसी बिंदु पर हमारे स्रोत अधिवक्ता अमन वाजपेयी जी के विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? उनका मानना है कि अदालत के फैसले दरअसल हमारे समाज में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का सीधा प्रतिबिंब है। हम एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। पहले की जो धारणा थी कि घर की चार दीवारी के अंदर का सारा काम सिर्फ और सिर्फ औरत की जिम्मेदारी है, वो अब टूट रही है, तेजी से टूट रही है। और अदालतें भी समझ रही हैं कि विवाह अब सेवा का रिश्ता नहीं रहा, ये एक साझेदारी है, एक पार्टनरशिप। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं। हाँ, बताइए।
ये एक टैंडम बाइसिकल यानी 2 पहियों वाली जो साइकिल होती है ना, उसकी तरह है। हाँ, जिसमें दोनों को पेडल मारना होता है। बिल्कुल। अगर एक थक जाए या पैडल मारना बंद कर दे तो आप सीधे पुलिस स्टेशन जाकर उस पर क्रूरता का केस दर्ज नहीं करवा सकते। एकदम सही। और ये एक जॉइंट बैंक अकाउंट की तरह भी है। जॉइंट अकाउंट कैसे? एक ऐसा खाता जहां दोनों के पास हस्ताक्षर करने का अधिकार है और दोनों को उसमें कुछ ना कुछ जमा करना होता है। हाँ, चाहे वो पैसा हो, समय हो या मेहनत हो। बिल्कुल। पुराने समय में धारणा ये थी कि इस खाते में पति केवल पैसा डालेगा और पत्नी केवल घरेलू श्रम। लेकिन अब तो अर्थव्यवस्था और समाज दोनों बदल गए हैं। वही तो, महिलाएं भी आर्थिक रूप से योगदान दे रही हैं। ऐसे में अदालतों का ये रुख स्थापित कर रहा है कि घरेलू श्रम का कोई जेंडर नहीं होता। सही बात है। जब दोनों पार्टनर कमा रहे हैं या भले ही एक कमा रहा है, घर के काम की पूरी जिम्मेदारी केवल पत्नी के कंधों पर डालना और उस जिम्मेदारी को पूरा न करने पर तलाक मांगना आज के युग में कानूनी रूप से अतार्किक है। मतलब अदालतें पुरानी पितृ सत्तात्मक अपेक्षाओं को एक झटके में खारिज कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या आती है। क्या? मान लीजिए अदालत ने कह दिया कि बर्तन न धोना क्रूरता नहीं है और हम तलाक नहीं देंगे। लेकिन उस घर का क्या, जहां हर दिन जली हुई रोटियों और बिखरे हुए जूतों को लेकर महायुद्ध चल रहा है? हाँ, ये तो है। पति और पत्नी दोनों नाखुश हैं। अब अदालत ने तो तलाक देने से मना कर दिया, तो वो लोग क्या करें? क्योंकि झगड़े तो अपनी जगह मौजूद हैं और वो इंसान को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। तो कानून ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए क्या रास्ता सुझाता है? और यहीं पर हमारी कानूनी व्यवस्था का एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू सामने आता है, जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। हमारे स्रोत में अधिवक्ता अविनाश साहू जी ने इस स्थिति का बहुत अच्छा समाधान बताया है। उन्होंने क्या सुझाया है? उनका कहना है कि अदालत ने अपने फैसलों में ये साफ संकेत दिया है कि रोजमर्रा के ऐसे छोटे छोटे विवादों को सीधे अदालत के कटघरे तक नहीं ले जाना चाहिए। तो फिर कहाँ ले जाएं? इन विवादों के लिए मध्यस्थता, जिसे हम मीडिएशन कहते हैं, वो सबसे पहला और सही कदम होना चाहिए। अच्छा, मीडिएशन। मैं इस बात को एक मेडिकल एनालॉजी से समझना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे किसी को सब्जी काटते हुए उंगली पर एक छोटी सी खरोच आ गई हो और वो व्यक्ति सीधा बड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जाकर सर्जन से ओपन हार्ट सर्जरी की जिद करने लगे। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही है ना? ये उस डॉक्टर का भी समय बर्बाद करना है जिसे शायद किसी असल दिल के मरीज की जान बचानी हो। बिल्कुल। और बिना पके खाने पर सीधा तलाक का मुकदमा ठोकना उस बेवजह की सर्जरी की मांग करने जैसा ही है। अदालतों का समय वैसे ही बहुत कीमती है। वही तो, वो खरोच पर सर्जरी नहीं कर सकती। मध्यस्थता वो मरहम है जिसकी ऐसी स्थितियों में जरूरत होती है। तो ये मध्यस्थता की जो प्रक्रिया है, ये असल में काम कैसे करती है? मतलब वो पति पत्नी मीडिएटर के पास जाते हैं तो वहां होता क्या है? देखिए, मध्यस्थता की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये अदालत की तरह काम नहीं करती। अच्छा। अदालत में ये साबित किया जाता है कि दोष किसका है और सजा किसे मिलनी चाहिए। लेकिन मध्यस्थता के कमरे में ये चर्चा होती है कि समस्या क्या है और समाधान कैसे निकलेगा। तो कोई जज नहीं होता वहां? नहीं, एक प्रशिक्षित मध्यस्थ होता है जो दोनों पक्षों को एक साथ बिठाता है और वकीलों को अक्सर उस बातचीत से बाहर रखा जाता है। अच्छा। ताकि कानूनी दावपेच के बजाय एक मानवीय बातचीत हो सके। बिल्कुल। जब पति कहता है कि ये खाना नहीं बनाती, तो मध्यस्थ ये नहीं पूछता कि कानून क्या कहता है। तो वो क्या पूछता है? वो पूछता है, आप खाना क्यों नहीं बना पा रही हैं? उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश। हाँ, हो सकता है कि पत्नी दिन में 10 घंटे काम कर रही हो और थक जाती हो, या हो सकता है वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हो। बिल्कुल। या शायद वह केवल इस बात से नाराज हो कि पति घर के कामों में हाथ नहीं बंटाता। मतलब मध्यस्थता उन्हें एक सुरक्षित जगह देती है जहां वे अपनी असली कुंठाओं को व्यक्त कर सकते हैं। एकदम सही। कई बार ये सामने आता है कि झगड़ा रोटी जलने का था ही नहीं, झगड़ा इस बात का था कि एक पार्टनर को लग रहा था कि उसकी कद्र नहीं की जा रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहराई वाली बात है। इसका मतलब है कि कई बार जिसे हम क्रूरता समझकर अदालत ले जाते हैं, वो असल में सिर्फ संवाद की कमी होती है। एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप। हाँ, मध्यस्थता उस गैप को भरती है और ये हमारी न्याय व्यवस्था पर से मुकदमों का बोझ भी कम करती है और परिवारों को बिखरने से भी बचा लेती है। अधिवक्ता अविनाश साहू जी इसी बात पर जोर देते हैं कि कानूनी व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य परिवारों को तोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें एक साथ लाना है। हाँ, क्रूरता का आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते को सुधारने के लिए जिस संवाद की जरूरत होती है, मध्यस्थता उसकी राह खोलती है। तो चलिए आज की इस पूरी डीप डाइव
कि सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स के वकीलों के विश्लेषण और सुप्रीम कोर्ट के रुख को समझने के बाद हमारे सामने 3 मुख्य बातें साफ होकर आती हैं। कौन सी 3 बातें? पहली, विवाह एक साझेदारी है, सेवा का अनुबंध नहीं। कोई भी अदालत इसलिए तलाक नहीं देगी क्योंकि आपको मुफ्त की सेवाएं नहीं मिल रही हैं। एकदम सही। दूसरी, घरेलू जिम्मेदारियां किसी एक जेंडर की बपोती नहीं है। घर दोनों का है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी भी दोनों की होगी। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। और तीसरी, रोजमर्रा की असहमतियों और काम की कमी को कानूनी क्रूरता नहीं कहा जा सकता। समस्या छोटी है तो समाधान अदालत में नहीं बल्कि बातचीत की टेबल पर होना चाहिए। ये जो निष्कर्ष है ना, ये सिर्फ कानूनी जानकारी नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक दर्पण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन साथी को किस नज़र से देखते हैं। क्या हम उन्हें एक बराबर का साझीदार मानते हैं या सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने वाला एक उपकरण? बिल्कुल। ये चर्चा स्पष्ट करती है कि कानून हमारी बदलती हुई सामाजिक सच्चाई के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। और अब समय आ गया है कि हमारी मानसिकता भी उसी दिशा में आगे बढ़े। ये एक बहुत ही सकारात्मक विचार है। लेकिन स्रोतों से मिली इस सारी जानकारी का विश्लेषण करने के बाद एक सवाल है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। कैसा सवाल? एक ऐसा सवाल जो कानून की असली जटिलता को सामने लाता है। बताइए। देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि घर का काम न करना क्रूरता नहीं है। अदालतें ठोस सबूतों जैसे शारीरिक हिंसा या झूठे मुकदमों को ही क्रूरता मानती हैं। हाँ, ये तो साफ है। लेकिन मेरा मतलब है कि अगर कोई शारीरिक चोट न हो तो असली क्रूरता क्या है? आप मानसिक क्रूरता की बात कर रहे हैं? हाँ, कल्पना कीजिए कि किसी रिश्ते में कोई मारपीट नहीं हो रही है, लेकिन हर दिन एक बहुत ही सूक्ष्म और अदृश्य मानसिक दबाव बनाया जा रहा हो। बात बात पर गैसलाइटिंग की जा रही हो, परिवार को लेकर ताने मारे जा रहे हो, या महीनों तक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो। बिल्कुल, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर दूसरे इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ा जा रहा हो। ये वो दबाव है जिसका शरीर पर कोई निशान नहीं होता। सही बात है। तो सवाल यह है कि अदालत में इस अदृश्य मानसिक क्रूरता को साबित कैसे किया जाता है? वो कौन से सबूत होते हैं जो जज को यह विश्वास दिला सकें कि हाँ, यहाँ कोई थप्पड़ नहीं मारा गया, लेकिन फिर भी इस इंसान की आत्मा को छलनी कर दिया गया? ये साबित करना वाकई मुश्किल है। ये साबित करना कि विवाद अब रोजमर्रा की नोकझोंक की सीमा लांघकर एक खतरनाक कानूनी क्रूरता बन चुका है। आखिर ये कैसे होता होगा? ये शायद पारिवारिक कानून का सबसे चुनौतीपूर्ण और धुंधला क्षेत्र है, क्योंकि मानसिक पीड़ा का कोई एक्सरे तो होता नहीं जिसे अदालत में पेश किया जा सके। वही तो, और यही बात इस पूरे विषय को इतना पेचीदा बना देती है। खैर, ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हम आज यहीं छोड़ रहे हैं। सोचने वाली बात है। कानून और इंसानी भावनाओं का टकराव हमेशा से जटिल रहा है। अगली बार जब कोई वैवाहिक विवाद के बारे में सुने तो ये जरूर सोचे कि सतह पर जो दिख रहा है, क्या असली कहानी बस उतनी ही है? बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और इस बारे में सोचते रहिए।